क्या आपने कभी सोचा है कि विज्ञान की दुनिया में 2025 और 2026 का समय कितना ऐतिहासिक साबित हो रहा है? ये वो वक्त है जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया है। हम इंसान अब सिर्फ ये नहीं देख रहे कि प्रकृति कैसे काम करती है, बल्कि भौतिकी, जीव विज्ञान और कंप्यूटिंग की हदों को पार करके नए समाधान खुद गढ़ रहे हैं। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में इन्हीं वैज्ञानिक क्रांतियों में गहराई से गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे असंभव लगने वाली चीजें अब हमारी आंखों के सामने हकीकत बन रही हैं। आइए सबसे पहले अपनी इस यात्रा का एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे एआई और कंप्यूटेशनल रीजनिंग से। उसके बाद जीनोमिक और बायोलॉजिकल चिकित्सा में आई सफलताओं को समझेंगे। फिर हम बढ़ेंगे क्वांटम महारत और स्केलिंग की तरफ, जलवायु लचीलापन और ऊर्जा पर बात करेंगे और अंत में विज्ञान के नए समाजशास्त्र को भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है एआई और कंप्यूटेशनल रीजनिंग, यानी डीप लॉजिक की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव। अब एआई में सिर्फ अंधाधुंध डेटा डालने का दौर खत्म हो रहा है और इसकी जगह डीप रीजनिंग और ऑटोनॉमस मल्टी एजेंट सिस्टम्स ने ले ली है। अब इस बदलाव का सबसे बड़ा और सच में चौंकाने वाला उदाहरण 2025 की शुरुआत में देखने को मिला। हांगझो के लियांग वेनफेंग ने डीपसीक R1 नाम का एक ओपन वेट एआई रीजनिंग मॉडल जारी किया और यकीन मानिए इसने पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। क्यों? क्योंकि इस मॉडल ने पारंपरिक लागत के महज 100वें हिस्से में ही पश्चिमी देशों की टॉप टियर तकनीक की बराबरी कर ली। इसने बड़े और बंद दरवाजों वाले एआई एकाधिकार को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। लेकिन जरा रुकिए, इन बेहद एडवांस्ड मॉडल्स के साथ एक बहुत बड़ी समस्या भी है, इनकी सुरक्षा और विश्वसनीयता। कैंसर मिथ डेटा सेट से एक बहुत ही अहम बात सामने आई है। क्या आप यकीन करेंगे कि 43% मामलों में बड़े बड़े एआई मॉडल भी चिकित्सा से जुड़ी गलत धारणाओं को सुधारने में पूरी तरह से विफल रहते हैं? जी हां, 43%। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसीलिए अब रिसर्चर्स का पूरा ध्यान इन मॉडल्स की विश्वसनीयता को जांचने और सुधारने पर है। होता क्या है कि जब एआई को कई चरणों वाले बहुत जटिल काम दिए जाते हैं तो वो अक्सर एक जगह आके अटक जाता है, जिसे रीजनिंग क्लिफ या लॉजिक क्लिफ कहते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है MAKR फ्रेमवर्क की। ये एक ही बड़े मॉडल पर निर्भर रहने के बजाय क्या करता है कि बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। इसमें कई अलग अलग एआई एजेंट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं और सबसे खास बात यह है कि वो अपनी गलतियों को खुद सुधारते हुए इस क्लिफ को आसानी से पार कर जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव की ओर, जीनोमिक और बायोलॉजिकल चिकित्सा में सफलताएं, यानी N=1 का नया युग। ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे क्रिस्पर और जेनेटिक रिसर्च अब सिर्फ लैब की थियरी नहीं रह गए हैं, बल्कि बाहर निकलकर बड़े पैमाने पर लोगों की जान बचा रहे हैं। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि चिकित्सा जगत की एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत फीटल हीमोग्लोबिन के एक विशिष्ट जीन रिप्रेसर की खोज से हुई। स्वीले थीन और स्टुअर्ट ऑर्किन की इसी खोज ने कैसजेवी के निर्माण का सीधा रास्ता साफ कर दिया। आपको बता दूं कि यह सिकल सेल डिजीज के लिए दुनिया की पहली क्रिस्पर आधारित दवा है। मतलब सिर्फ एक जेनेटिक स्विच को समझने भर से हमने एक लाइलाज बीमारी का सटीक इलाज ढूंढ निकाला। जरा सोचिए, ये हाइपर पर्सनलाइज्ड N=1 थेरेपी कितनी जादुई हो सकती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है केजे मुल्डू नाम का एक छोटा बच्चा, जिसे इस थेरेपी ने जानलेवा CPS1 बीमारी से बचा लिया। ये एक ऐसा इलाज था जो खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ उसी के DNA के लिए डिजाइन किया गया था। और अगर हम थोड़ा व्यापक नजरिए से देखें तो जीन थेरेपी ने हंटिंगटन रोग के बढ़ने की गति को 75% तक धीमा कर दिया है और ALS तथा FTD जैसी गंभीर बीमारियों के पीछे छिपे एक ही जेनेटिक कारण को भी खोज निकाला है। और जब हम प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम की बात कर ही रहे हैं तो 2025 के चिकित्सा नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कैसे भूल सकते हैं। साकागुची, ब्रूनकोव और रैम्सडेल को रेगुलेटरी टी सेल्स यानी ट्रीच की खोज के लिए सम्मानित किया गया। ये हमारे शरीर की खुद की निगरानी करने का एक बहुत ही शानदार तंत्र है। इस एक खोज ने कैंसर और ऑटो इम्यून बीमारियों के लिए 200 से भी ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल का रास्ता खोल दिया है। अब हम रुख करते हैं अपने तीसरे अहम पड़ाव की ओर, क्वांटम महारत और स्केलिंग, मैक्रोस्कोपिक इंजीनियरिंग। अब हम क्वांटम विज्ञान में सिर्फ छोटे उपपरमाणु कणों को देखने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हम बड़े और फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम्स की फिजिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 1980 के दशक के मध्य में पहली बार ये साबित हुआ था कि बड़े सुपरकंडक्टिंग सर्किट भी ऊर्जा बाधाओं को पार कर सकते हैं, जिसे मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग कहा जाता है।
इसी आधारभूत काम के लिए 2025 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और अब 2026 में हम न्यूट्रल एटम्स और सुपर कंडक्टिंग आर्किटेक्चर के बीच एक कड़ी टक्कर देख रहे हैं, जहां क्वेरा ने न्यूट्रल एटम्स का इस्तेमाल करके 100 लॉजिकल क्यूबिट्स का एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार कर लिया है। अब क्वांटम कंप्यूटिंग में एक बहुत ही अमूर्त और मुश्किल कॉन्सेप्ट होता है जिसे लैटिस सर्जरी कहते हैं। ETH ज्यूरिख के शोधकर्ताओं ने इसे सच कर दिखाया है। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले कई फिजिकल क्यूबिट्स में जानकारी एनकोड की, फिर उनके इस बेहद नाजुक सिस्टम को बिना तोड़े गलतियों को लगातार सुधारते हुए ऑपरेशंस किए और एक लॉजिकल क्यूबिट को सुरक्षित रूप से 2 एंटेंगल क्यूबिट्स में बांट दिया। ये सच में कमाल की बात है। और ये जो प्रक्रिया है, ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि ये एरर करेक्शन कितनी अविश्वसनीय गति से हो रहा है। 17 फिजिकल क्यूबिट्स के लिए स्पीड कल्पना से भी परे है। इसने हम इंसानों को फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटिंग के युग के बिल्कुल मुहाने पर ला खड़ा किया है। वो दिन अब दूर नहीं जब बिना किसी गलती के बड़े और जटिल कैलकुलेशंस करने वाले क्वांटम कंप्यूटर हमारी हकीकत का हिस्सा होंगे। चलिए अब चलते हैं चौथे पड़ाव पर, जलवायु लचीलापन और ऊर्जा उच्च रिजोल्यूशन हस्तक्षेप। पृथ्वी की जलवायु को स्थिर रखने के लिए वैज्ञानिक अब अभूतपूर्व आणविक सामग्रियों और ग्लोबल मॉडलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2025 में एक ऐसा ऐतिहासिक मील का पत्थर पार हुआ जिसकी बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी। यूरोपीय संघ में पहली बार स्वच्छ और नवीनीकरणीय ऊर्जा ने, विशेष रूप से पवन और सौर ऊर्जा ने, कुल बिजली उत्पादन में 30% की हिस्सेदारी के साथ जीवाश्म ईंधन को पीछे छोड़ दिया। ऊर्जा के साफ और सुरक्षित विकल्पों की तरफ यह एक बहुत ही बड़ी और सकारात्मक छलांग है। और पर्यावरण को बचाने में रसायन विज्ञान भी अब एक बड़ा गेम चेंजर बन गया है। जरा 2025 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार को देखिए, जो MOFs यानी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के लिए दिया गया। आप इन्हें कस्टमाइज किए जा सकने वाले मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री के कमरे समझ सकते हैं। ये इतने खास हैं कि इनका विशाल सतह क्षेत्र हवा से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसें और विशिष्ट प्रदूषकों को सोख सकता है ना कमाल की तकनीक। इसी के साथ जलवायु मॉडलिंग में 2 बेहद अहम खोजें सामने आई हैं। एक तरफ हमें पता चला है कि हवा में उड़ने वाली रेगिस्तानी धूल अब तक सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित करके ग्रीनहाउस गैसों से होने वाली लगभग 10% गर्मी को छिपाती आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ गल्फ स्ट्रीम का 219 किलोमीटर उत्तर की ओर खिसकना हमारे लिए एक बहुत ही स्पष्ट और प्रारंभिक चेतावनी है कि जलवायु परिवर्तन अब खतरनाक स्तरों के करीब पहुंच रहा है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने 5वें और आखिरी पड़ाव पर, नया वैज्ञानिक समाजशास्त्र, सत्यनिष्ठा, शक्ति और भू राजनीति। चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और इस ग्लोबल मैप को देखते हैं कि कैसे दुनिया भर में वैज्ञानिक शक्ति, डेटा की सत्यनिष्ठा और इससे जुड़ी नीतियां बदल रही हैं। अगर हम अत्यधिक उद्धृत शोधकर्ताओं के डेटा को देखें तो वैश्विक शक्ति में एक बड़ा बदलाव नजर आता है। जहां एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका 37.4% हिस्सेदारी के साथ ऐतिहासिक रूप से अपना दबदबा बनाए हुए है, वहीं दूसरी तरफ मुख्य भूमि चीन ने 19.7% के साथ अपने अत्यधिक उद्धृत शोधकर्ताओं की संख्या में सीधा 12 गुना उछाल दर्ज किया है। ये डेटा हमें निष्पक्ष रूप से दिखाता है कि दुनिया में वैज्ञानिक नेतृत्व का संतुलन किस तरह तेजी से बदल रहा है। जाहिर है 2025 और 2026 में विज्ञान के क्षेत्र में कई सामाजिक राजनीतिक टकराव भी देखने को मिले हैं। अमेरिका में पूर्व CDC निदेशक को राजनीतिक दबाव के खिलाफ सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा का मजबूती से बचाव करते देखा गया। वहीं इंडिया रिसर्च वॉच ने राष्ट्रीय रैंकिंग में रिट्रैक्शन दरों को शामिल करने का दबाव बनाया। और तो और 2026 के अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ कांग्रेस के दौरान सख्त वीजा नीतियों पर जमीनी स्तर की याचिकाएं भी सामने आईं। ये सब दिखाता है कि आज का वैज्ञानिक समुदाय कितनी जटिल वैश्विक नीतियों के बीच काम कर रहा है। तो इन सारी बातों का सबसे अहम निष्कर्ष क्या निकलता है? हम पूरे विश्लेषण को 3 प्रमुख प्रवृत्तियों में बांट सकते हैं। पहला, चिकित्सा में व्यक्ति का औद्योगिकरण, जहां मॉड्यूलर बायोमैन्युफैक्चरिंग के जरिए N=1 जैसी पर्सनलाइज्ड थेरेपी मुमकिन हो रही है। दूसरा, वैज्ञानिक मोर्चे का लोकतंत्रीकरण, जहां ओपन वेट AI मॉडल्स बड़े एकाधिकार को खुली चुनौती दे रहे हैं। और तीसरा है क्वांटम नियंत्रण का उदय, जहां अब हम मैक्रोस्कोपिक क्वांटम अवस्थाओं पर सीधा संचालन कर रहे हैं। जैसे जैसे बायोलॉजिकल कोड, कंप्यूटिंग लॉजिक और भौतिक क्वांटम अवस्थाओं के बीच की रेखाएं हमेशा के लिए धुंधली हो रही हैं, हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब ये शक्तिशाली और अत्याधुनिक लोकतांत्रिक उपकरण दुनिया भर में फैल जाएंगे,
तो वे मानव खोज की प्रकृति को किस तरह से फिर से परिभाषित करेंगे? क्या हम ब्रह्मांड को समझने के एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जो हमें भविष्य की असीम संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर